नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम लेकर आए हैं भारत के भौगोलिक परिचय का बहुत ही संक्षिप्त वीडियो और उसके नामकरण से संबंधित कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, उससे संबंधित तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे नामकरण की। देखिए, भारत का नाम भारत ही क्यों पड़ा, तो इसके बारे में कई तथ्य हैं जो इतिहास से संबंधित हैं। देखिए, सबसे पहले वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी सभ्यता था, सिंधु घाटी था। तो सिंधु घाटी के कारण ही यहाँ पर क्या था, वैदिक आर्य जो थे वो सिंधु घाटी में रहते थे। तो ब्रह्मवर्त और आर्यों के नाम पर आर्यावर्त सबसे प्राचीन नाम है भारत का, अगर देखा जाए ब्रह्मवर्त या आर्यावर्त। यहाँ से आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीनतम नामों की बात करेंगे तो आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल से। अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें, ऋग्वेद के हिसाब से देखें तो ऋग्वेद में 5 जनजातियाँ थीं। देखिए, 5 जनजातियों में सबसे शक्तिशाली जनजाति जो थी वो भरत थी। कौन थी? भरत थी। इससे संबंधित वीडियो भी आप मेरे इतिहास की प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे शक्तिशाली जन कौन सा था? भरत। और भरत के नाम पर ही इसका नाम भारत पड़ा, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है। उसके बाद तीसरा फैक्ट हम पढ़ते हैं वायु पुराण के अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत। एक वायु पुराण है, वायु पुराण के अनुसार दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भारत का नाम क्या माना जाता है कि इसका नाम भारत पड़ा। तो दूसरा फैक्ट ये है। उसके बाद देखिए, भारत का बौद्ध काल में क्या कहते थे? भारत को जम्बू द्वीप कहते थे। ये भी बहुत प्राचीनतम नाम है, इसको अभी आप ध्यान रखेंगे कि बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था। तो आप ध्यान रखेंगे कि जम्बू द्वीप नाम से जाना जाता था। उसके बाद बात करें इंडिया शब्द की उत्पत्ति। देखिए, इंडिया शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है यूनानी शब्द इंडोई से, तो इसलिए कहते हैं कि इसका नाम इंडिया रखा गया। दूसरा फैक्ट है, रोमवासी सिंधु नदी को इंडस कहते थे, इसलिए इस क्षेत्र को इंडिया कहा गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये अलग अलग फैक्ट हैं। अगर इंडिया शब्द की उत्पत्ति की बात करी जाए, यूनानी शब्द कौन से हुई है तो इंडोई से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। रोमवासी सिंधु नदी को इंडस कहते थे, इसलिए इसमें रहने वाले एरिया के जो लोग थे उन्हें इंडियन कहा गया और इस देश को इंडिया कह दिया गया। अब बात करते हैं पारसियों की। पारसियों ने क्या कहा? पारसी जो है, ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहा। सिंधु नदी को उन्होंने क्या कहा? उनका प्रोनाउंसिएशन था हिंदू। तो हिंदू से हिंदू कहा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान। तो अगर पारसी या ईरानियों की बात की जाए कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया, तो पारसी या ईरानियों ने दिया। इंडिया नाम की उत्पत्ति इंडिया किसने दिया? तो इंडिया दिया तुम्हारा यूनानियों ने या रोमवासियों ने, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, इसके भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे तो इसका ज़्यादातर भाग जो है वो हिमालय पर्वत। देखिए, वो उत्तर में चले जाइए आप, पूरा हिमालय एरिया हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। दक्षिण में जाएंगे, हिंद महासागर और अरब सागर आपको मिल जाएंगे। बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से इसका भूभाग जो है ज़्यादातर वो पर्वत और महासागरों से यानी जल से ही घिरा हुआ है। अगला फैक्ट देखते हैं, इसके भूभाग में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और भूटान। देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और भूटान, ये कितने देश हैं? 5 देश हैं और एक भारत। तो कुल देश हो गए 6। इन 6 देशों को मिलाकर बनता है भारतीय उपमहाद्वीप, ये आपको ध्यान रखना है। इन 6 देशों को मिलाकर क्या बनता है? भारतीय उपमहाद्वीप। और यदि इसमें श्रीलंका एवं मालदीव को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब इन 6 देशों में मालदीव और श्रीलंका को और शामिल कर दिया जाए, तो ये भूभाग कहलाता है दक्षिण एशिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से आएंगे? देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और भूटान, 5 देश ये हो गए। छठा हमारा भारत खुद है और 7वां श्रीलंका और 8वां मालदीव। ये कैसे हैं? ये द्वीप हैं, ठीक है, ये समुद्र में फंसे हुए द्वीप हैं। तो इस तरीके से इन 2 द्वीपों को और शामिल कर लो, तो इस तरीके से टोटल देश हो जाते हैं 8 और ये टोटल देशों 8 को मिला के बनता है क्या? दक्षिण एशिया। उसके बाद भारत की आकृति कैसी है? जगह चतुष्कोणीय मानी जाती है। चतुष्कोणीय का मतलब है कि ऐसी, ठीक है, इस तरीके से भारत का अगर देखा जाए तो भारत का कुछ कुछ नक्शा इसी तरीके का आता है, इसीलिए हम इसे क्या मानते हैं? चतुष्कोणीय मानते हैं। और चतुष्कोणीय क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका जो विस्तार है, देखिए इसका जो विस्तार है 32-14 और 29-33, ठीक है। तो 32-14 ऐसा और 29-33 ऐसा, तो इनका जो विस्तार है वो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है लंबाई और चौड़ाई में, इसीलिए इसकी आकृति कैसी मानी जाती है गाइस? चतुष्कोणीय मानी जाती है। देखिए, उत्तर दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है तथा पूरा पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी है? 29-33। ये वाली है 29-33 आपकी, और ये है कितनी? 32-34, ठीक है, 32-14 सॉरी 32
14। तो इस तरीके से गाइज आपको ये ध्यान रखना है, ये 29 33 और ये 32 14। तो इस तरीके से ये कैसी आकृति बन जाती है, चतुष्कोणीय बन जाती है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर दक्षिण में विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम में कितना है, 29 33 है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, इनकी चौड़ाई और लंबाई भी। और दूसरा, इसकी आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आई थिंक गाइज इतना डेटा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए आगे की बात करेंगे तो जलवायु कैसी है भारत की। भारत की जलवायु मानसूनी है, ज़्यादातर वर्षा जो है मानसून से ही होती है हमारे यहाँ पर। तो इस तरीके से जलवायु कैसी मानी जाती है, मानसूनी मानी जाती है। और देखिएगा अगर हम इसकी अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार में क्या है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक का है। ये देखिए अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 27 डिग्री 6 मिनट। और अगर हम उष्ण और उपोष्ण कटिबंध की बात करेंगे तो 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री से ऊपर और 23.5 डिग्री से नीचे। तो भारत का विस्तार कैसा है, 23.5 डिग्री से ऊपर भी है और 23.5 डिग्री से नीचे भी है। तो इस तरीके से इसका जो विस्तार हो जाता है वो कैसा हो जाता है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध ये दोनों में हो जाता है। इसका एक वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, उष्ण उपोष्ण सबके बारे में है। तो आप उस वीडियो को भी एक बार अच्छे से देख लेना जिससे कि ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आए। तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध कैसा हो गया, 23.5 डिग्री से ऊपर और 23.5 डिग्री से नीचे दोनों में विस्तार है भारत का। इसीलिए भारत का जो जलवायु कैसी मानी जाती है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय। क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है भारत का। और इस क्षेत्रफल में आपको ध्यान रखना है, इसमें पीओके और अक्साई चीन का भी एरिया शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए पीओके और अक्साई चीन यानी पाक अधिकृत कश्मीर, और अक्साई भाग कौन सा है, जो चीन ने हमारा अनधिकृत कब्जा कर रखा है। ऐसे ही पीओके है, पीओके में पाकिस्तान का कब्जा है। तो इस तरीके से इस एरिया में ये एरिया भी शामिल है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कैसा 7वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें, विश्व का 2.43% हिस्सा ही हमारे भारत में है, बाकी का हिस्सा दूसरे देशों पे है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, रूस। रूस के बाद कौन आ जाता है, कनाडा। कनाडा के बाद कौन आ जाता है, यूएसए। यूएसए के बाद कौन आ जाता है, चीन। और चीन के बाद ब्राज़ील, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर यूएसए है। और अगर हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो भारत कैसा है, 7वां है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अक्षांशीय विस्तार कैसा हो गया गाइज, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम देशांतरीय विस्तार की। तो देशांतरीय विस्तार कैसा है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और इनका जब आप डिफरेंस निकालेंगे ना तो इन दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। वो इसका कारण यही है, ठीक है। 2933 और 3214, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। उसके बाद बात करेंगे गाइज, कर्क रेखा हमारे भारत से कहाँ से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट से होती हुई कहाँ से जाती है, 8 राज्यों से। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो नाम कौन कौन से हैं, देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको ध्यान रखना है। अगर भारत को इस तरीके से बनाएंगे तो देखिए ये कर्क रेखा इस तरीके से यहाँ से ऐसे करके जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो जितने भी प्रदेश हैं ये सारे के सारे यहीं पर पड़ेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो गाइज ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं देशांतरीय विस्तार। देखिए 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मानक देशांतर किसे चुना गया है, 82 डिग्री 30 मिनट वाली जो रेखा है उसे भारत का मानक देशांतर चुना गया है, जो कि नैनी प्रयागराज से होकर गुजरती है। और देखिए ग्रीनविच माध्य यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है GMT, उससे हमारा समय जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। GMT से कितना समय आगे रहता है, 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। और कहाँ पर, नैनी प्रयागराज से हम अपने पूरे देश का जो मानक समय है वो देखते हैं
नैनी प्रयागराज से कि कन्याकुमारी में टाइम कितना होगा, लेह लद्दाख में टाइम कितना होगा, सबका टाइम हमारे यहीं से जाता है, क्योंकि हमारा जो मानक कटिबंध है वो हमारे देश का केवल एक ही है। कुछ देशों में जो बड़े देश हैं जैसे रूस है, कनाडा है, यूएसए है, इनमें एक से अधिक मानक कटिबंध समय है और यही कारण है कि उनमें अलग अलग टाइम जोन रखा जाता है। उसके बाद गाइस देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने राज्यों से? भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। जबकि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि मानक समय रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो भाई ये सारे फैक्ट हैं, इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। उसके बाद देखिए 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। जब पृथ्वी इस तरीके से घूमती है, जब 1 डिग्री देशांतर पूरा घूम जाएगी तो 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, पूर्वी गोलार्ध में अगर हम चले जाएं, देखिए अगर हम गोलार्ध की बात करें, पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, 2 गोलार्ध, ठीक है, ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला पूर्वी। तो अब जब हम पूर्वी गोलार्ध की बात करेंगे तो 1 डिग्री जाने पर समय 4 मिनट आगे बढ़ेगा। जब हम देशांतरीय रेखा 1 डिग्री घूमेगी तो क्या होगा? 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, जबकि पूर्वी गोलार्ध में जाने पर 4 मिनट आगे बढ़ेगा। और पश्चिमी गोलार्ध में जब जाएंगे 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट पीछे हटेगा, ये आपको समय ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा को तिथि रेखा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कि तिथि रेखा किस रेखा को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तिथि रेखा कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद केरल में सबसे बड़े व छोटे, देखिए केरल में जो होता है, हम अगर केरल जाएं तो केरल का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन दोनों का अगर हम समय का डिफरेंस निकालेंगे तो वो निकल के आता है केवल 45 मिनट। कितना निकल के आता है गाइस? 45 मिनट। जबकि हम चले जाएं लेह, जम्मू कश्मीर में तो ये अंतर बढ़ के हो जाता है 5 घंटे। इसीलिए कहते हैं भारत जो है विभिन्न जलवायु से और विभिन्नताओं का देश है, क्योंकि अगर हम कन्याकुमारी में जाएंगे तो टाइम अलग, और अगर जम्मू कश्मीर, लद्दाख में चले जाएं तो हमें टाइम अलग मिलता है, लेकिन फिर भी हम अपने देश का मानक समय कहाँ से मानते हैं? नैनी प्रयागराज से मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए कच्छ के अगर उसमें देखा जाए तो कच्छ में और केरल में जो समय, अरुणाचल प्रदेश जो समय का वो होता है, उसमें भी 5 घंटे का लगभग डिफरेंस होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसका कारण यही है कि उनका छोटा दिन और बड़ा दिन और टाइम का जो सूर्य निकलने का टाइम है और सूर्य छुपने का टाइम है, उनमें बहुत डिफरेंस होता है। तो गाइज आई थिंक आपको ये सारे फैक्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ज्योग्राफी के। ये आप ध्यान रखिएगा, भारत का भौगोलिक परिचय नाम से संबंधित क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।